हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 9th का अंतिम चैप्टर परमाणु की संरचना। देखिए दोस्त, ये जो चैप्टर है परमाणु की संरचना, इसको आज हम शुरू करने वाले हैं। और ये केमिस्ट्री का जो है क्लास 9th का अंतिम चैप्टर है। इस चैप्टर को करने के बाद जो हमारी केमिस्ट्री है वो 50% जो है कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दोस्त, आपको मालूम होगा कि वंदरोगा का पेपर जो है यूकेएसएससी जल्द ही कंडक्ट कराने वाली है। जल्द ही जो है वंदरोगा का पेपर करवाने वाली है यूकेएसएससी। तो क्यों ना जो है जोर शोर से तैयारी की जाए। इससे पहले मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि इसके बाद डेली वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी और हर एक चैप्टर के एमसीक्यू आपको मिलते रहेंगे। देखिए दोस्त, ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है व्याख्या सहित आपको बताए जाएंगे। प्लस इसके साथ आपको जो है जो एनसीईआरटी को लेके जो भी किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट वो क्लियर किया जाएगा और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में हो तो सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर दीजिए। और साथ ही मैं जितने भी ये चैप्टर जो हमने पढ़ा दिए हैं इन सब का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। सो गाइस, शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, पहला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्त, यहाँ पर हमको बताना है कि आखिर न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और नाभिक परमाणु नाभिक की खोज किसने की। देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर आपको एलिमिनेशन से आ रहा है तो एलिमिनेशन से कीजिए और नॉर्मली आ रहा है तो नॉर्मली आप कर सकते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो परमाणु नाभिक तो लगभग लगभग सभी को मालूम होता है कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु नाभिक की जो सही सही जो खोज की थी वो किसने की थी? परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। तो आपको सही से मालूम है कि परमाणु नाभिक की जो खोज है वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज भी ज्यादातर लोगों को क्या होती है, मालूम होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे टॉमसन ने। किसने? जे जे टॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए दोस्त, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। और प्रोटॉन की किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है दोस्त, तो आई थिंक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु के नाभिक ये सब जो है आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि किसकी खोज किसने की। अब हमको केवल चेक करना है कि आखिर इन कूट में से सही कौन सा है। तो देखिए दोस्त, आई थिंक आप जब ऊपर मिलाओगे तो ये वाला बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि पहले का 4, दूसरे का बी का 1 और सी का 3 और डी का 2। तो बिल्कुल सही आंसर जो है यहाँ पर आ रहा है। इसकी व्याख्या पर अगर हम चर्चा करें तो इसकी व्याख्या पर थोड़ा नजर डाल देते हैं, क्योंकि व्याख्या से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो प्रश्न को लेकर जो दुविधाएं हैं वो सब जो है दूर हो जाएंगी। और देखिए दोस्त, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी किसने की थी? चैडविक साहब ने। कब की थी? 1932 में की थी। न्यूट्रॉन अनावेशित। अनावेशित मतलब जिसमें कोई आवेशित नहीं है, न्यूट्रल है, उसको बोलेंगे अनावेशित। द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर। द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है उसमें। जो न्यूट्रॉन है उसमें आवेश नहीं है लेकिन द्रव्यमान है। द्रव्यमान किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर। सामान्यतः न्यूट्रॉन को एन से दर्शाया जाता है। कब की थी? चैडविक ने जो है सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन क्या है? अनावेशित है और द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। तो देखिए दोस्त, दूसरे प्रश्न, दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी व्याख्या, इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई व्याख्या। इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे जे टॉमसन, कहीं टॉमसन मिलेगा कहीं थॉमसन मिलेगा, तो टॉमसन थॉमसन में जो है कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जे जे टॉमसन थॉमसन दोनों एक ही वैज्ञानिक के क्या है, नाम है। इस कारण इसकी खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए दोस्त, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे जे टॉमसन को क्या मिला? नोबेल
पुरस्कार सम्मानित किया गया, जो वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा सम्मान होता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। ईगोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। कैनाल रे, देखिए कैनाल रे के बारे में किसने? गोल्डस्टीन ने। कब? 1886 में। ये किरणें धनावेशित किरण थी, जिनके द्वारा अंततः प्रोटॉन कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत और धनात्मक था। इनका जो द्रव्यमान था इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कितना? 2000 गुना अधिक था। तो आप लगा सकते हो जो आपके जो क्या होता है, जो आपका प्रोटॉन होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना? 2000 गुना अधिक होता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जो परमाणु का जो नाभिक है उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनमें कितना कितना जो है द्रव्यमान होता है। तभी तो कहते हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो पूरा जो है नाभिक में निहित होता है, उसके न्यूक्लियस में निहित होता है। और इसके बाद आगे हम अगर चर्चा करें, ई रदरफोर्ड को नाभिक या भौतिकी का जनक कहा जाता है। इधर रदरफोर्ड को किसको? नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता था। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी पर अपनी योगदान और सोने की पन्नी द्वारा परमाणु की नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कब? 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर दो साइंटिस्टों को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ये किसको मिला? एक जे टॉमसन को मिला। कब? जे टॉमसन को कब मिला? 1906 में। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें ई रदरफोर्ड को कब मिला? 1908 में। उनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए? रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने जो है किसकी? न्यूक्लियस की खोज की। देखिए दोस्त, अगर हम आगे के प्रश्नों में बढ़े, आगे के प्रश्न कौन कौन से हैं? आगे के प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 पर हम चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2 है, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था? जे टॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन ने दिया। ठीक है, थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। निल्स बोर ने क्या किया? परमाणु मॉडल की जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया। तो हम देखते हैं इसका आखिर सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्त, जो परमाणु मॉडल से जो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही आंसर है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल ना तो एक ना ही दो। तो देखिए दोस्त, सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सी कैसे होगा? देखो, परमाणु की जो संरचना से संबंधित जो पहला मॉडल दिया वो किसने दिया? जे टॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। नील्स बोर ने क्या किया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को क्या किया था? दूर किया था। तो दोनों ही सही है। अब इनकी व्याख्या पर अगर हम चर्चा करें, इसकी व्याख्या क्या कहती है? देखिए दोस्त, समय कम है और बहुत कम समय में बहुत कुछ पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है आपको भी अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी, तभी जाके जो है आपको समझ में आ पाएगा और तभी जाके आप जो है अपने जो गोल आपने सेट किया है, जो लक्ष्य आपने तैनात किया है, उस गोल तक आप पहुंच पाओगे। क्योंकि देखिए दोस्त, आपको रास्ता मालूम है लेकिन रास्ते में अंधेरा है, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपको जाना है। इसलिए आपको जो है उजाले के साथ चलना है, प्रकाश के साथ चलना है, ज्ञान के साथ चलना है। तो अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप जरूर से उस पेपर को क्या कर पाओगे? क्रैक कर पाओगे, उस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे और अपना नाम विद नौकरी के साथ ले सको। तो देखिए दोस्त, हम बात करते हैं, जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, जे टॉमसन ने क्या? तरबूज वाला मॉडल भी जिसको कहते हैं, वो मॉडल जो है जे टॉमसन ने क्या किया था? दिया था। ठीक है। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए, निल्स बोर ने मैक्स प्लांक
मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसका? मैक्स प्लांक का एक सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी जिसको कहते हैं, सहारा लेकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बोर का क्या कहते हैं? परमाणु सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। सन 1922 में नील्स बोर ने परमाणु की संरचना में अपने योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए दोस्त, 3 वैज्ञानिकों को जो है नोबेल पुरस्कार यहाँ पर मिल चुका है। 1906 में जो है किसको मिला? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए थॉमसन को मिला। और 1908 में जो है नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड को मिला। और वहीं 1922 में किसको? नील्स बोहर को यहाँ पर परमाणु संरचना में जो अपनी योगदान दिया, स्पेक्ट्रम को समझाने में, जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाने में जो इन्होंने विशेष योगदान दिया, उसके लिए जो है इनको 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए दोस्त, प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन किस में अनुपस्थित होते हैं? देखिए दोस्त, न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। लगाओ, आप हिसाब लगाओ, न्यूट्रॉन किस में जो है अनुपस्थित होंगे, दिमाग लगाइए। तो देखिए दोस्त, हम आपको सीधे सीधे बता दें, न्यूट्रॉन जो अनुपस्थित होंगे वो किस में होंगे? हाइड्रोजन में होंगे। हाइड्रोजन में क्यों होंगे? अब इसकी व्याख्या पर हम चर्चा डालते हैं। इसकी व्याख्या में आखिर क्या कहता है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, परंतु जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन में एक तो इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन होगा वो क्या होगा? अनुपस्थित होगा। यही कारण है। देखिए दोस्त, अब हम चौथे प्रश्न की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आखिर क्या कहता है? परमाणु की संरचना के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो ये युग्म हमारे पास दिए गए हैं, इन युग्मों पर हमको विचार करना है। नंबर 1 है संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोजन शक्ति। संयोजकता क्या होती है? संयोजन शक्ति। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग। परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या। तो इनमें से उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है या है? तो देखिए दोस्त, हमारे पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से हमको चूज करना है केवल एक और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो देखिए दोस्त, एलिमिनेशन से अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो एलिमिनेशन का जो मेथड है वो क्या कहता है? देखिए दोस्त, उसमें ये दूसरा बिल्कुल गलत है। तो 2 जहां पर दिख रहा है, 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, ये भी गलत है। 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, ये भी गलत है। 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, ये भी गलत है। इसका मतलब पहला जो है बिल्कुल सही है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, इसकी व्याख्या पर जो है जाते हैं। व्याख्या क्या कहती है? देखिए दोस्त, ध्यान से इसकी व्याख्या सुनिएगा। इसकी व्याख्या क्या कहती है? इसकी व्याख्या, किसी परमाणु की संयोजन शक्ति उस परमाणु की संयोजकता होती है। जो परमाणु की जो संयोजन शक्ति होती है वो क्या होती है? उस परमाणु की संयोजकता होती है। अतः जो युग्म है, युग्म एक क्या है? बिल्कुल सही है। और किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। जो प्रोटॉनों की जो कुल संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। जबकि किसी परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। देखिए दोस्त, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। जबकि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। तो युग्म 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है, बिल्कुल गलत है। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। 2 परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप जिसको कहते हैं। उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो। या उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। और उनमें परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। देखिए दोस्त, अब हम इन पर जो है इनकी व्याख्या पर जो है नजर डालते हैं। आखिर इनकी व्याख्या क्या कहती है? तो देखिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। उनकी जो परमाणु संख्या एवं परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न
होती है। परमाणु संख्या तो समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। एनसीईआरटी सीरीज है दोस्त, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके काम की है। सो ध्यान से गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये सीरीज यूं ही आगे बढ़ती रहेगी, यूं ही आपके लिए कंटेंट आता रहेगा। बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्त, इस एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो, इस सीरीज को अगर आप जारी कर लेते हो, तो एनसीईआरटी को लेके जो आपकी समझ है वो बिल्डअप होगी, और प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन से जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखिए दोस्त, मैं यूट्यूब पर ओपनली ये बात कह रहा हूँ और बड़ी खुशाहवास में इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार जो है इस एमसीक्यू सीरीज को कर लोगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रही। तो देखिए दोस्त, आज हम शुरू करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उनको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हमको समस्थानिक की जो है स्पेशल डेफिनेशन मिल चुकी है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। जो किसी तत्व का जो प्रत्येक समस्थानिक क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, ड्यूटेरियम हो गया, हाइड्रोजन के कितने, 3 समस्थानिक हैं। जैसे D2, भारी जल का सूत्र है D2O। तो समस्थानिकों पर भी हम अलग से जो है डिस्कशन करेंगे। जब समस्थानिक वाला टॉपिक आएगा तो हम उस पर जो है अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्त, आगे हम बात करते हैं किसी प्राकृतिक तत्व के, किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप के समस्थानिक से पाए जाने वाले परमाणु को औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर बता रहा है कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जो योग होता है उसको कहते हैं। ठीक है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं, संभारिक यानी कि आइसोबार कहलाते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ से 3 चीजें हो चुकी हैं, एक समस्थानिक हो चुका है और एक संभारिक हो चुका है। 2 चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, एक समस्थानिक और एक संभारिक। समस्थानिक आपको समझ में आ गया होगा। संभारिक कौन है, जिनमें क्या होती है, अलग अलग परमाणु संख्या, और जिनकी अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान, उन्हें क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं, यानी कि आइसोबार कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आखिर क्या कहता है, तो देखिए दोस्त, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिक आ चुके हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। रेडियम जो है उसका क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 1, 3 और 2, 1, 3 और 2। तो कहाँ पर है 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा डी, केवल 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, सॉरी 1, 3 और 4। तो हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं। इस प्रकार प्रकृति में क्लोरीन भी 2 समस्थानिक रूपों में क्या पाया जाता है, क्लोरीन के भी कितने होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं। अब हम बात करते हैं समस्थानिक, 7वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्त, 7वें प्रश्न क्या कहता है, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है, यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी, एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो है प्रयोग में किया जाता है, सही है या गलत है, इन पर जो है हमें चर्चा करनी है। कोबाल्ट के जो समस्थानिक है, कैंसर के उपचार में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। आयोडीन का जो समस्थानिक है, घेंगा रोग के उपचार में जो है इनका प्रयोग किया जाता है।
उपयुक्त में से कौन सा से सही है यह? केवल एक और दो। देखिए दोस्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 2 और 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब डी कैसे है इस पर हम चर्चा करते हैं। डी, देखिए दोस्त, डी कैसे है तो हम आपको बता दें, डी यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में जो है ईंधन के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है। और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट की समस्थानिक का उपयोग होता है। और घेंगा रोग के इलाज में जो है आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो एक्स्ट्रा नॉलेज अगर हम आपको दें तो देखिए दोस्त, जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट जो क्या होता है, कोबाल्ट 60 जो होता है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 किसके काम आता है? रक्त कैंसर के इलाज में आता है। रक्त कैंसर के इलाज में आता है। कैंसर के इलाज में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और आयोडीन 131, जो आयोडीन 131 है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसको ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में और थायराइड ग्रंथि के उपचार में। दो चीजें हो गई यहाँ पर, थायराइड ग्रंथि के उपचार में। और वहीं अगर हम तीसरी चीज की बात करें, कार्बन 14 C14 जो है डायबिटीज हो गया, एनीमिया हो गया, इन सब की जो है उपचार में, डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो गया, एनीमिया हो गया, इन सब के इलाज में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और उपापचयी क्रियाओं के निदान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सोडियम Na24, सोडियम 24 जो समस्थानिक है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? रक्त परिसंचरण में जो दिक्कत होती है या रक्त परिसंचरण की क्रियाओं के निदान में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और फास्फोरस 32 का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है? अस्थि रोग, किसमें? अस्थि रोग में जो है, अस्थि रोग के इलाज में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और वहीं अगर ऑर्सेनिक 74, इसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए दोस्त, ये ट्यूमर को पता लगाने में, ट्यूमर का जो संसूचित करने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई एक्स्ट्रा नॉलेज की बात। तो देखिए दोस्त, सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब से आपके लिए जो है डेली एक वीडियो आएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे पीडीएफ का, जो 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है, उस पूरे पीडीएफ का आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइस, आनंद लीजिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।